हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करने वाले हैं अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, विच इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। बहुत इजी सा चैप्टर है और इसमें 2-4 टॉपिक्स कटवाए भी हुए हैं, तो जितना आपके सिलेबस में आ रहा है ना 2022-23 में, उसी के हिसाब से करवा रही हूँ। किसी को सिलेबस देख रहे हैं तो CBSE की साइट पे से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। हाँ, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, दैट्स क्योंकि मैं आपको कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से डिटेल चैप्टर, वो भी फुल सिलेबस के साथ करवाने वाली हूँ। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर का कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले हम डिसेबिलिटी का कंसेप्ट देख लेते हैं। एबिलिटी मतलब कुछ करने की क्षमता, कि हम कुछ कर सकते हैं, और डिसेबिलिटी मतलब कोई ऐसी चीज जो कि हमें रोक रही है कुछ करने से, है ना। तो वो कुछ भी चीज हो सकती है, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसेबिलिटी एक इम्पेयरमेंट है, कॉग्निटिव, डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी, या फिर इन सब का कोई भी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वो होती है डिसेबिलिटी, कि हम कुछ कर नहीं सकते किसी की वजह से। तो ये एक लिमिटेशन होती है, ये एक रुकावट होती है, हिंड्रेंस होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है एक इंडिविजुअल के साथ, एक किसी के भी साथ, कि वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उस डिसेबिलिटी के कारण। डिसेबिलिटी से, जैसे कोई भी इंसान नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, अगर उस इंसान को डिसेबिलिटी हो जाती है तो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा, दैट बिकॉज ऑफ दैट डिसेबिलिटी, है ना। या फिर उसके हाथ में, पैर में, किसी भी ऑर्गन में कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई भी चोट लग जाती है, फिर कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो हाथ का, पैर का, मुंह का, फिंगर्स का मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो होती है डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से एक इंसान जो है एक पर्टिकुलर काम नहीं कर पाता, दैट इज, है ना। अब टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स क्या क्या होता है डिसेबिलिटी से, ये बता रहे हैं कि कोई कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है जिसको बाय बर्थ ही डिसेबल्ड डिक्लेयर किया जाता है, कि वो ये काम नहीं कर सकता। एंड कोई कोई ऐसा होता है कि टाइम स्पैन के बीच में ही डिसेबल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंस हो जाता है लाइफ में ऐसा, कि हमारे हाथ पैर या किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे हमें चोट लग गई जिसकी वजह से हम कोई फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहे, दैट इज। तो इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं डिसेबिलिटी के। आपके सिलेबस में हमें 2 टाइप करना है। सबसे पहला है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होता है कि अगर या तो हमारी अपर बॉडी में कोई दिक्कत आ जाए या फिर लोअर बॉडी में कोई दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से हम कोई काम ना कर पाए, दैट इज फिजिकल डिसेबिलिटी। ये हमारी मस्कुलर स्केलेटन भी हो सकती है, किसी मसल में हमारी कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। सर्कुलेटरी, यानी कि जो सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसके अंदर हो सकती है। सांस लेने में, रेस्पिरेटरी दिक्कत हो सकती है, या फिर नर्वस सिस्टम में भी दिक्कत हो सकती है। ये या तो पैदा होने के बाद ही हो जाए या फिर एज के साथ साथ आ जाए, दैट इज फिजिकल डिसेबिलिटी। यानी कि अपर लोअर बॉडी में किसी में ऑर्गन में कोई दिक्कत आ जाए रिलेटेड टू मस्कुलर स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी या फिर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नहीं पढ़ना हमें, और उसके बाद कॉग्निटिव या फिर लर्निंग भी नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें हमें रीजनिंग करने में, थोड़ा बहुत सोचने विचारने में, लर्न करने में, या फिर हम सोसाइटी में अच्छे से बिहेव ना कर पा रहे हो, हमारे अंदर स्किल्स कम आ पा रही है, सो दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कह सकते हो कि हम अच्छे से याद भी नहीं कर पाते, ना अच्छे से रीजनिंग कर पा रहे, दैट इज, है ना। अब हमें पढ़ना है डिसऑर्डर क्या होता है। डिसऑर्डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फिजिकल या फिर मेंटल फंक्शन, मतलब जनरली ब्रेन से रिलेटेड ये आप कह सकते हो, ये एक इसकी वजह से एक हमारे अंदर कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी उस कंफ्यूजन की वजह से हम नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाते, है ना। ये एक एबनॉर्मेलिटी है फिजिकल और मेंटल स्टेज की। हम मेंटल साइड से या फिर फिजिकल साइड से थोड़े से एबनॉर्मल हो जाते हैं। काफ़ी सारे टाइप्स के डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर, किसी को बेचैनी का डिसऑर्डर हो जाता है, पर्सनालिटी का डिसऑर्डर हो जाता है, कि कैसे बिहेव करना चाहिए वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं उस डिसऑर्डर के कारण, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर की बढ़ोतरी है, हमारी जो डेवलपमेंट, पर्सनालिटी की बढ़ोतरी है, उसमें फेलियर आ जाता है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से। जैसे या फिर हमें कोई पॉइजन दे दे, कोई हमें सदमा लग जाए, या फिर हमारे कोई बीमारी हो जाए, उसकी वजह से भी हमें कोई डिसऑर्डर आ सकता है, सो दैट इज डिसऑर्डर। अब हमने डिसेबिलिटी पढ़ी, उसके 2 टाइप्स ही पढ़ने थे, वो हमने 2 टाइप्स पढ़े। डिसऑर्डर पढ़ लिए। डिसऑर्डर की जो टाइप्स हैं, ये कुछ 6 टाइप्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। यही चीज़ आपके 12th में भी आएगी, तो 12th में आप इसके टाइप्स पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल है नहीं हमारा। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है, अब आगे देखते हैं।
हाँ, ये पढ़ना है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की फिजिकल एजुकेशन की एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा देखो, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोग्राम है जिसकी वजह से जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई डिसऑर्डर हो जाता है, स्पेशली डिसेबिलिटी, तो उन लोगों को भी फिजिकल एजुकेशन के मैदान में उतारना है ना। तो वो चीज़ होती है, आपने कोलगेट का एड भी देखा होगा, एक गर्ल है, उनका पैर या फिर फुट जो है वो चला गया था जिसकी वजह से उनको अब मेटेलिक फुट लगा है, लेकिन फिर भी वो मैराथन में पार्ट लेती है। तो वो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की वजह से ही लगी हुई है ना, कि उनको एक तरीके की डिसेबिलिटी है बाय फुट, लेकिन वो फिर भी मैराथन में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पैर जो है वो मेटेलिक या फिर रॉड वाला लगा हुआ है, तब भी फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारी इंडिया ने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल्स भी जीते हुए हैं, इतना अच्छा कर रखा है हमारे इंडिया में। अच्छा, सो दैट्स वाई ये होता है फिजिकल एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी हो जाती है वो फिजिकल एजुकेशन में उतर सकते हैं। ऐसा कोई है, ऐसी कोई हिंड्रेंस नहीं है कि वो नहीं आ सकते, है ना। तो इस प्रोग्राम की वजह से, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की वजह से हमें एक सेफ, पर्सनली सेटिस्फाइंग, एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिलता है स्टूडेंट्स को, जिनको जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम है जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स की डेवलपमेंटल और उस चीज़ को जहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को रेमेडाइज करने की, कि वो किसी भी चीज़ से ठीक हो जाए, वो चीज़ चलती रहती है। तो इनका एम क्या है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, कि चाइल्ड जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, डिसेबिलिटी हो जाती है किसी कारणवश, तो उनको फिजिकल एजुकेशन का लेवल, फिजिकल एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि उनकी नीड की, जो स्टूडेंट्स की नीड है वो भी पूरी हो जाए और उनको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ जो है मिल पाए। दैट इज एम। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स की जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आए, उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप जागे कि वो कर सकता है, और उसके बाद उसके अंदर सोशल क्वालिटीज़ भी आए, वो सोसाइटी में एडजस्ट हो जाए और उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो याद कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, एंड उसका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाए, और उसके बाद नॉलेज मिल जाए, और फिजिकल लेवल में जैसे कोई काफ़ी सारी उसको नॉलेज मिल जाए, कि उस एप्रिसिएशन मिले उसको, लिमिटेशंस, मेंटल लिमिटेशन से वो बाहर निकले, उसकी काफ़ी अच्छी सोच हो, और स्टूडेंट्स को हेल्प करना कि वो अच्छे से समझे, बहुत सारे स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट करे, और वो नॉन पार्टिसिपेंट्स या फिर स्पेक्टेटर्स को भी एंजॉय करें वो लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स, ये हमारे सिलेबस में है। देखो, बहुत सारे प्रोफेशनल्स का रोल होता है कि वो एक स्टूडेंट की, स्पेशली जिनको डिसेबिलिटी हो जाती है, उनको प्रमोट करने की, उनको काफ़ी सारा सिखाने की, उनकी लाइफ में एक रोल मॉडल प्ले करने की, है ना। तो सबसे पहला रोल होता है काउंसलर का। काउंसलर कौन होते हैं? एक स्कूल का कोई भी काउंसलर है, वो एक चिल्ड्रन को बहुत अच्छे तरीके से समझाता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, सोशल में हो, बिहेवियरल में हो, या फिर इमोशनल तरीके से हो। वो कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, करते भी हैं, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्पेशल एजुकेटर्स के साथ, ताकि वो जो बच्चे हैं उनको हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके और उनको बहुत कंफर्टेबल फील हो, है ना। जैसे कि आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा स्कूल में कि आप बहुत परेशान हो किसी भी चीज़ से अपनी स्कूल लाइफ में, और कोई टीचर ऐसी फ्रेंडली सी हो जिसके पास आप कभी गए हो और आपने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई हो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, और उन्होंने आपको ऐसी शिक्षा दी जिसकी वजह से आपका वो जो भार था दिमाग में, जो चले जा रहा था, टेंशन थी, वो वहीं पे रह गई, और उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव, हील करने लग गए उस चीज़ से। अगर आपके साथ ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो काउंसलर का रोल बहुत अच्छा होता है एक स्टूडेंट के लिए, एक इंसान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अगला है रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो इन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि कैसे एक चिल्ड्रन को मोटर स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, कैसे उसकी क्लासरूम में या फिर घर पे उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, उसकी बढ़ोतरी हो सकती है, उसकी नॉलेज बढ़ सकती है, उसके जो माइंडसेट बन रखा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाए। और इससे क्या होता है, टीचर्स को भी हेल्प मिलती है कि वो उस बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं
उनमें उसको हेल्प करे, मोटर स्किल्स उसकी यानी कि सोचने की शक्ति बढ़ाए, और कुछ ऐसी डेली एक्टिविटीज़ उनको दे, उनको चैलेंज करे कि तो अब तुम्हें लर्न करना है। सो ऑक्यूपेशनलिस्ट का भी जो रोल होता है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट कौन सा होता है? उनका एक हेल्थ केयर प्रोफेशन ही होता है जिससे कि हेल्थ प्रमोट होती है और पूरे तरीके से वेलबींग हो जाता है वो बच्चा फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से। फिजियोथेरेपिस्ट जनरली मसाज वाले होते हैं, वो बच्चों की मैक्सिमम मूवमेंट करवाने में, कोई भी अगर उन्हें इंजरी हो जाए, इलनेस हो जाए, डेवलपमेंट में डिले हो जाए, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया जाता है, उनकी मसाज होती है, और काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से उनकी जो इंजरी है, उनकी जो भी डिसेबिलिटी है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल के, उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, साइकोमोटर लर्निंग करवाते हैं, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे की ओवरऑल वेलनेस में, डेवलपमेंट में, है ना, स्टूडेंट्स की। अब जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, उनका एटीट्यूड, लेवल ऑफ फिटनेस मेजर करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टूडेंट्स की पीरियडिक टेस्ट लेते हैं, और टीचर्स जो है वो स्टूडेंट की बेटर पिक्चर जो है एथलेटिक्स में या फिर हेल्थ में वो अच्छे से बता पाते हैं। अगला है रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट। देखो, जैसे आप मेरे आगे आओ, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है, कुछ बताओ, तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी, स्पीच से बोल बोल के आपको समझाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, इस तरीके से। तो कभी कभी बोलने वाले का भी ना काफ़ी एक दो बात ऐसी क्लिक हो जाती है कि आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है ना। सो दैट इज़ द रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट कि वो कुछ बोले। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीच और लैंग्वेज एक ऐसी थेरेपी होती है, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी, जिसकी वजह से आप बात करके, कम्युनिकेट करके उस बच्चे से, और काफ़ी कुछ उसको हील कर सकते हो। आप पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, नर्सेज के साथ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ क्लोजली ये लोग काम करता है। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो स्कूल के चिल्ड्रंस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी जो भी डिमांड्स होती है उन सब चीज़ में, है ना, और उनको काफ़ी अच्छा फील करवाने में भी ये लोग हेल्प करते हैं। इंक्लूजन का कंसेप्ट भी नहीं है हमारे पास, और हमारे सिलेबस में, और इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो 10-12 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। जिस जिस पे टिक लगाए सिर्फ वही आ जाए, वही आएगा। बेफिक्र रहो कि मैंने पूरा चैप्टर करवाया नहीं करवाया, जितना आना था वो मैंने करवा दिया है। आप डाउनलोड करके देख सकते हो सिलेबस को, ठीक है। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। कोई भी डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।